हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्ष में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में चिता के फूल, अम्बापाली, माटी की मूर्तें, पैरों के पंख बांधकर जंजीरों और दीवारें आदि। उनकी रचनाओं में संविधानता की, स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। यस बालक, पाठ परिचय पढ़ो। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या ब्राह्मण अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसके आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ओके बेटा, हम पाठ पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पाठ के लिए एक रेखा चित्र वर्ड भी आया है। रेखा चित्र मतलब वही कि उनका जो भी व्यक्तित्व था उसके बारे में इस तरह से वर्णन करना कि हमारे आंखों के सामने वो व्यक्ति ऐसा लगे कि हम उसे देख पा रहे हैं। ओके, उन्होंने इस पाठ में ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है। तो गांवों की जो दैनिक जो दिनचर्या है उसके बारे में, वहां के रीति रिवाजों के बारे में, वहां की लोक संस्कृति और लोक गायन, इनके बारे में जानकारी हमें इस पाठ से मिलती है। ओके, यहाँ हमने एक वर्ड पढ़ा था, इसमें पतित, पतितों के देश में। पतित शब्द का अर्थ होता है बेटा निम्न, नीचा। ठीक है, पतित वर्ग मतलब जो निम्न स्तरीय वर्ग है। तो पतितों के देश में एक पापियों के लिए भी ये वर्ड यूज लिया जाता है ना, पतित व्यक्ति है। ओके, और एक यहाँ था कई बार जेल भी गए और उनका देहावसान। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे ना। नेहरू जी जेल गए, गांधी जी जेल गए ना, अच्छे व्यक्ति होते हुए भी जेल गए, देश के लिए जेल गए ना। ऊपर वर्ड था कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे, इसी वजह से जेल गए ना, है ना। देहावसान क्या होगा? संधि विच्छेद। देहावसान का संधि विच्छेद करते हुए संधि बताइए। देहावसान पहले पैराग्राफ का अंतिम वर्ड है, देहावसान। हाँ, देहावसान संधि है, क्योंकि अब तुम्हारे वन वर्ड वाले प्रश्न है तो आ सकता है ना कि संधि विच्छेद करके संधि बताइए। हाँ, देहावसान। ये बेटा यहाँ पर संधि हो रही है, देह प्लस अवसान। ओके, दोनों तरफ से अ आगे और एक दीर्घ स्वर बना है, दीर्घ संधि है, देहावसान। यस, अब देखो पैराग्राफ जो अंतिम है उसके किसी एक शब्द में इस दीर्घ संधि
का पुनः प्रयोग हुआ है, ढूंढ कर बताओ। अंतिम पैराग्राफ की के किसी एक वर्ड में, हाँ जतिन बताओ बेटा, युगानुरूप, है ना, संधि विच्छेद होगा, युग धन अनुरूप, यहाँ भी वही अ और आ बने हैं, ठीक है। ये चीजें हैं बेटा, ये हमें हमारी जो चीजों को समझने की, चीजों को देखने की शक्तियों का विकास इन्हीं चीजों से होता है कि कोई एक वर्ड आया है जो जटिल वर्ड है ना, जो संयुक्त वर्ड है, किसी दो शब्दों से मिलकर बना है ना, तो उसको तोड़कर समझने की कोशिश करें कि वो शब्द क्या है। ओके, ठीक है ना। तो हाँ बेटा, आप क्या पूछ रहे थे? वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों, बाह्य मतलब बाहरी और अनुष्ठान मतलब कार्य, कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता कि मैं आज साधु का वेश धारण कर लूं, यज्ञ करती रहूं, हाथ में माला लेकर दिन भर राम राम जपती रहूं, है ना, और मेरे मन के अंदर बहुत सारा मेल है तो मैं सन्यासी नहीं हूं। बाह्य अनुष्ठान, बाह्य मतलब बाहरी और अनुष्ठान मतलब कार्य। ओके, तो कि सन्यासी जो अगर व्यक्ति होगा तो वो मन से होगा, वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत साधारण वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनके मन में जो भाव थे वो सन्यासी के थे। वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए सन्यासी धर्म का निर्वाह करते थे, और सच्चा सन्यास भी यही है बेटा। आज हम सब कुछ छोड़कर पर्वतों पर चले जाएं, घर में बच्चे भूखे रहते हो, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध ना हो, घर में बूढ़े माता पिता की देखभाल करने वाला कोई ना हो, और हम उन सब को छोड़कर ये कि मैं तो वैराग्य धारण कर रहा हूं, तो ये शायद मनुष्य होने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, कि यदि हमने मनुष्य रूप में जन्म दिया है तो हमें समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना जरूरी है। कि हमने अपने शुरुआती जीवन में माँ बाप ने हमारा साथ दिया, और अंत समय में जब उन्हें हमारी जरूरत होगी हम वो सब छोड़ के बाबा जी बन जाएं। ओके, 3-4 साल पर्वतों पर सन्यास वो करके आ जाएं, हमने बहुत सारी साधना कर ली, अब हम वापस लौट कर दुनिया के लोगों के साथ आ गए हैं, और वहां हम हर सुख सुविधा का उपभोग कर रहे हैं, बस ये कि मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ दिया और मैं सन्यासी हूं। तो क्या ये सच्चा सन्यासी होने की पहचान है क्या? सच्चा सन्यासी कर्मों से हुआ जाता है। कि क्या माँ बाप की सेवा करते हुए विचार अच्छे नहीं रखे जा सकते? क्या पत्नी और बच्चों के साथ रहते हुए विचार अच्छे नहीं रखे जा सकते? रखे जा सकते ना। सन्यासी क्या है? जो दूसरों के हित के लिए सोचे और सांसारिक जो मोह माया है उनसे दूर रहे। मोह माया से दूर रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कर्म करना ही छोड़ देंगे, मेरे को तो पैसे से कोई मोह नहीं है, वो नहीं। अपनी आजीविका चलाने के लिए तो पैसे कमाने ही है ना, वो मोह नहीं है, वो जरूरत है। तो अपनी जरूरतें पूरी करते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भगवान में लीन रहना, ये सच्चा सन्यास है। और यही बाल गोविंद भगत करते थे कि वो गांव में भी रहते थे, अपने दैनिक कर्म करते थे, अपना व्यावसायिक जो कर्म थे वो करते थे, उनका बेटा जो थोड़ा कम समझदार था उसकी सेवा का कार्य करते थे, अपने बहू के बारे में भी सोचते थे, और इन सब के साथ वो अपने नियम धर्मों का पूरी तरह से पालन करते थे। इसीलिए इस पाठ में उन्हें एक गृहस्थ सन्यासी कहा गया है ना। मन से सन्यासी थे, वेशभूषा से नहीं। ये प्रश्न आएगा आप लोगों के बार बार। ओके, तो क्या हम शुरू करें हमारा पाठ बाल गोविंद भगत? यस, बाल गोविंद भगत मझोले कद के, मझोले ना तो बहुत टॉल और ना बहुत शॉर्ट। ओके, मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, मतलब सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते है ना, सिर्फ एक लंगोटी और गले में कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। ओके, कबीर दास की जो भक्त होते हैं ना बेटा, उनकी व्हाइट कलर की टोपी पहनते हैं और यहाँ कानों तक एक ऐसा घुमाव आता है। ओके, जब जाड़ा आता, जाड़ा मतलब सर्दी, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, कमली मतलब कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला
बंधे रहती थी, है ना। तो बाल गोविंद भगत की वेशभूषा का चित्रण कीजिए, है ना। उनका व्यक्तित्व चित्र खींचिए तो ये चीजें आती है। चरित्र चित्रण कीजिए तो उनके चरित्रगत जो विशेषता आती है वो लिखना है। 2 तरह की विशेषताएं लिखने के लिए आती है ना। उनके व्यक्तित्व का वो कीजिए, तब आपको उनकी वेशभूषा भी लिखनी होती है और उनकी जो विशेषताएं चारित्रिक थी वो भी लिखनी है। लेकिन सिर्फ यदि वर्ड आता है बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तो उसमें आपको वेशभूषा नहीं लिखनी होती है। चरित्र मतलब आपका कैरेक्टर, जो आपकी इनर जो विशेषता है ना वो लिखनी है। उसमें उनका नेचर कैसा था, ओके, व्यवहार दूसरों के साथ कैसा था, बोलते कैसे थे, ये आता है चरित्र चित्रण। ओके, तो ये ध्यान रखना, प्रश्न अगर आ जाता है चरित्र चित्र खींचो तो उसमें वेशभूषा का जिक्र नहीं किया जाता है। ओके, हाँ बेटा। हाँ, बाल गोविंद भगत पाठ का सार लिखिए तो आपको इस वेशभूषा से कहीं वो नहीं रखना है। आपको पाठ का सार लिखना है तो बाल गोविंद भगत गांव में रहते थे, है ना, और उनके पुत्र वधू थी, एक बेटा था, ये इस तरह की चीजें। आप वो एक पैराग्राफ आपने सिर्फ ये कि वो रामानंदी तिलक लगाते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, नहीं, सारी कुल मिला के आधा पेज का होता है। तो उसमें क्या है, सिंपल कि वो ये काम करते थे और इस पाठ की मुख्य ये घटना है और इस घटना से ये पता चला और पाठ का अंत ये है, बस ये चीज लिखनी होती है। आप एक एक चीज कि वो उस वक्त रोपाई करते थे तो ये गाते थे, फिर ये गाते थे, फिर ये करते थे, फिर वो करते थे, ये सार में नहीं आता। नहीं, पाठ के सार में वो किस तरह के थे, उनके जीवन की जो मुख्य घटना है, पुत्र की मृत्यु हुई, है ना, फिर वो यात्रा पर जाते थे, इस तरह के दैनिक कर्म करते थे और फिर अंत ऐसा हुआ, वो लिखना है। ओके।